हमें बचपन से ये समझाया जाता है कि कभी किसी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए, ना ही अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। ऐसा ना करने के क्या नुकसानात हैं, आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज की कहानी एक सच्चे इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि 15 साल की कारा रॉबिन्सन के साथ हुआ। कारा ने अपनी दोस्त जेसी के घर रात में स्टे किया था, क्योंकि जेसी के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। इस बीच उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो दोनों अपनी दूसरी दोस्त क्लारा के घर स्टे करें, लेकिन इसके लिए वो अपनी मॉम से परमिशन मांगती है, जो एक वर्किंग वुमन है, और उन्होंने उसे कभी किसी चीज पे ज्यादा रोक टोक नहीं की, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसलिए वो परमिशन दे देती हैं। और इधर जेसी की मदर भी मान जाती हैं। कारा प्लांट्स को पानी देने जाती है। इसी बीच वो देखती है कि एक ब्लैक कार उसके घर के आसपास बार बार घूम रही है। वो इस चीज को इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वो कार दोबारा उसके सामने आकर रुकती है तो उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और एक बुक लेकर उसकी तरफ आता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, तो वो कहती है कि अरे नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी दोस्त का घर है। कारा को लगता है कि शायद ये आदमी जेसी के पेरेंट्स को जानता होगा, इसलिए वो कंफर्टेबल होकर बताती है। फिर वो उससे मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसकी दोस्त के घर पर पेरेंट्स नहीं हैं, तो कारा कहती है कि नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आदमी उस पर बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि चुपचाप इस गाड़ी में बैठो। कारा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो वही करती है जो वो कहता है। अब वो आदमी उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और कारा डिक्की में बंद रोना शुरू कर देती है। वो नहीं जानती कि अब क्या होने वाला है। एक बारी जब कार एक मोड़ पर जाकर रुकती है तो कारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ कर सके। इतने में वो आदमी आकर उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। उधर जेसी जब पाइप से पानी गिरता हुआ देखती है और कारा वहाँ नहीं होती तो उसे शक होता है। ऐसे तो वो कहीं नहीं जा सकती, इसलिए वो उसकी मॉम को कॉल करती है और सब बता देती है, जो बिना देर किए फौरन पुलिस कंप्लेन कर देती हैं। पुलिस वहां आती है तो वो उनकी बात पर यकीन ही नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से अपने किसी दोस्त के साथ वहां से गई होगी, इसलिए कारा की मॉम उसके दोस्त को कॉल करती है और वो इस चीज से साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी कारा की मॉम को यकीन नहीं हो रहा होता। इधर कारा उस आदमी के घर पहुंच गई थी। वो आदमी उसे उस बॉक्स से बाहर निकालता है और बेडरूम में जाकर बिठा देता है, जहां कारा नोटिस करती है कि वहां पर काफी अजीब सी चीजें पड़ी हैं, जो किसी को तकलीफ देने के काम आती हैं। खैर उसके बाद वो बंदा एक नोटबुक लेकर आता है, उससे सवाल करना शुरू करता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर, उसकी एजुकेशन और क्या वो वर्जिन है या नहीं, यहाँ तक कि वो उसकी बॉडी मेजरमेंट्स का भी पूछता है। कारा उसे सब बताती है और वो उसे कहता है कि अब जो भी मैं तुम्हें कहूँ वो तुम्हें मानना होगा और मुझे मिस्टर कहकर बुलाना होगा, और अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कारा बहुत ही डर जाती है और फिर वो होता है जिसका खौफ हर लड़की की रूह में बसा होता है। फिर जब कारा को होश आता है तो वो कुछ प्रोडक्ट्स देखती है जो लड़कियां यूज करती हैं, तो उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में उसके अलावा भी कोई लड़की है। फिर वो आदमी आता है और उसे जबरदस्ती टीवी दिखाता है। अब उसके जहन में चल रहा होता है कि जितना टाइम वो उस आदमी के साथ गुजारेगी उसके लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो उसे 2 या 3 मिनट से ज्यादा की स्पेस भी नहीं दे रहा था कि वो कुछ सोच सके। अब यहाँ कारा उसको ऑब्जर्व करने का सोचती है ताकि सही मौके का फायदा उठाया जा सके। वो उससे बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। वो ये भी जाहिर करती है कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है। उसकी बातें सुनकर वो उसे बताने लगता है कि वो एक शॉप ओनर है। जब कारा उसकी फैमिली का पूछती है तो वो उसे चुप करा देता है। वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि वो क्या जानना चाहती है, इसलिए वो उसे अश्योर करता है कि जब मेरा मन तुमसे भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और ऐसा कब होगा पता नहीं। फिर वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने के बाद पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ यही सब करूँगा। उस आदमी को भी अब उस पर ट्रस्ट होने लगा था कि ये एक छोटी बच्ची है
आखिर क्या ही कर लेगी। कारा अब उसके काम में भी हाथ बटाना शुरू कर देती है, जिससे उसे उसके पूरे घर में घूमने की इजाजत मिल जाती है। वो बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करती है, जैसे कैलेंडर पर 2 दिन बाद की मार्किंग की गई है जब फैमिली डॉक्टर को चेकअप करवाना है, और डिज्नीलैंड के पेपर्स रखे होते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि एक लड़की इसी घर में रहती है जो अभी डिज्नीलैंड गई हुई है, और वो जो भी है 2 दिन बाद लौटने वाली है। अब उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो 2 दिन बाद यहाँ से निकल सके। इस बीच वो एक चीज और भी नोटिस करती है कि इस किचन में एक बॉक्स रखा हुआ है, जिसको लेकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर वो उसकी तरफ देख भी लेती है तो वो उसे डांटना शुरू कर देता है। शायद वो उसके किसी बहुत ही करीबी इंसान का है। फिर वो उसे साथ बिठाकर न्यूज दिखाता है। वो ये देखना चाहता था कि कारा के मिसिंग होने की कोई हेडलाइन तो नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो उसे कहता है कि देखो, किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा। ये सुनकर कारा भी टूट जाती है, क्योंकि उसे गुम हुए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। दूसरी ओर हम कारा की मॉम को देखते हैं, जो हर सूरत निकाल रही होती हैं पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कि उनकी बेटी भागी नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। वो अपने सभी सोर्सेज यूज करती हैं और आखिरकार एक पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिख लेता है। इधर कारा के लिए वो वक्त आता है जो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। वो आदमी उसे अकेले वॉशरूम जाने देता है, और ये मौका उसे पहली बार मिला था जिससे वो भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। रात काफी हो गई थी और वो बाहर जाकर किससे मदद मांगती, लेकिन वॉशरूम में यही सोचते रहने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पनिशमेंट देता है। उसे उसी बॉक्स में बंद करता है जहां उसका दम घुटता था, और फिर वो उसे बंदूक से धमकाता है। वो उसे कहता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं वो सब लीक कर दूंगा। फिर उसके साथ वो सब करता है जिससे कारा बहुत डरती थी। फिर जब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है तो उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि एंजाइटी मुझे भी हो जाती है, इसलिए मैं ये टैबलेट लेता हूँ, ये तुम भी ले लो। फिर वो उसे बांध देता है और अपने साथ सुला लेता है। जब सुबह कारा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो आदमी अभी तक सो रहा है। कारा हिम्मत करती है, अपनी हैंडकफ्स का स्क्रू खोलती है और हाथों की मदद से अपने पाँव को आजाद कर देती है। फिर मेन गेट से निकलकर बाहर भागने लगती है। खतरा अभी भी टला नहीं था, वो किसी भी वक्त उठ सकता था और उसे पकड़ सकता था। उससे पहले कारा को मदद ढूंढनी थी। खुशकिस्मती से वहाँ से एक कार गुजर रही होती है, जिनमें बैठे लोगों से कारा मदद मांगती है तो वो उसे कार में बिठा लेते हैं। फिर कारा पुलिस स्टेशन जाती है। वो लोग उसे एक बच्ची समझकर इग्नोर कर रहे थे। फिर वो एक पुलिस वाले से कहती है कि वो पिछले 18 घंटे से गायब है और आप लोग क्या कर रहे हो। फिर कारा की मदर को भी कॉल की जाती है और उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी था उस आदमी को पकड़ना, इसलिए वो कारा की मदद से उसके घर के पास जाते हैं। वहाँ नेबर से पूछा जाता है। कारा उसकी निशानियाँ बताती है तो वो आदमी उन्हें उसके घर तक लेकर जाता है, लेकिन वो तब तक वहाँ से भाग चुका था। फिर कारा को एरिया के सभी लोगों की फोटो दिखाई जाती है, जिनमें वो उसे पहचान जाती है और पता चलता है कि उसका नाम रिचर्ड है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहता है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद जो कारा ने बताया था सब उसी घर में वैसे का वैसा मौजूद है। उन्हें उस पर यकीन हो जाता है। फिर बारी आती है उस बॉक्स की, जिसको लेकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। उसे ओपन करने पर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में छोटी से बड़ी उम्र की कई लड़कियों के गारमेंट्स रखे हुए थे, जिससे ये पता चल गया कि कारा से पहले भी उसकी कई विक्टिम्स रह चुकी हैं। अब इस केस की सीरियसनेस को देखकर एक और ऑफिसर भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ये केस और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर कारा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ये देखने के लिए कि कोई इंजरीज तो नहीं है, पर यहाँ जख्म तो उसकी रूह पर लगे थे। फिर जब कारा अपनी माँ से मिलती है तो वो जोर से उसके गले लगती है और बहुत रोती है। फिर वहाँ लेडी कोप आती है। वो कारा से फिर कुछ सवाल करती है, जैसे उसने वहाँ और क्या क्या देखा और ये डिटेल में बताए। कारा उसे उनके फैमिली डॉक्टर का बताती है, यहाँ तक कि उसका नंबर भी उसे याद होता है जो कैलेंडर पर लिखा हुआ था।
ये सुनकर कारा की मॉम शॉक रह जाती है कि उनकी बेटी अपने बचाव के लिए अपनी उम्र से बढ़कर कितना कुछ ऑब्जर्व करती रही। उन्हें उस पर प्राउड भी फील होता है कि अपनी ही बहादुरी के बलबूते वो आज आज़ाद है। इधर ऑफिसर्स को वो नोटबुक भी मिल जाती है जहाँ पर उस आदमी ने कारा से क्वेश्चंस करके लिखा था। फिर जब ऑफिसर्स ने पेजेस टर्न किए तो वहाँ और भी लड़कियों के इसी तरह क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए थे जिनकी किस्मत कारा की तरह इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें कई महीनों तक रिचर्ड का टॉर्चर सहना पड़ा था। जब उसका मन भर गया तो उसने उनको मारकर लेक में फेंक दिया। ये सब पिछले 5 सालों से चल रहा है और इन्हीं सभी केसेस में मोस्टली पुलिस ने उस वक्त इंटरेस्ट नहीं दिखाया था क्योंकि ये लड़कियां टीनेजर थीं और पुलिस को यही लगा था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई है। कुछ वक्त बाद उन्हें रिचर्ड की फैमिली का भी पता चल जाता है और वो जाकर उसकी माँ से मिलते हैं और रिचर्ड की वाइफ से, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो सदमे में थी और बार बार एक ही बात कर रही थी कि उसके हस्बैंड एक अच्छे इंसान हैं, वो ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसकी बहन से जब सवाल किए गए तो उसने बताया कि रिचर्ड इस टाइम एक मोटेल में है। जब पुलिस वहां जाती है तो उन्हें वो वहां भी नहीं मिलता। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई इस बारे में बता रहा है, इसलिए वो वहां से भाग रहा है। इधर कारा की लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ गई थी, लेकिन उसके दोस्त उसे कभी कभी टॉन्ट कर देते थे। उधर पुलिस भी उसे घर में रहने के लिए कहती है क्योंकि अभी रिचर्ड बाहर ही घूम रहा है। आए दिन उसके घर कोई न कोई पूछने आता रहता था और पुलिस भी हर वक्त उसके घर में और उसके आसपास रहती है, जिससे कारा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और कारा घर से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसके पास कॉप आती है और उसे हमदर्दी देने की कोशिश करती है, लेकिन कारा उसका मुंह बंद कर देती है ये कहकर कि अगर वो लोग अपना काम सही से करते तो उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता। उसके बाद अपने दोस्त का मैच देखने के लिए जाती है क्योंकि अब वो मजीद घुट कर नहीं जी सकती थी। और इधर पुलिस को पता चल जाता है कि रिचर्ड वापस शहर में आ गया है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद ही खुद को मार लेता है क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो कोई नहीं झेल पाता। लेकिन कारा इस बात से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका चेहरा दुनिया के सामने आए, रिचर्ड के टॉर्चर और कारा की बहादुरी का दुनिया को पता चले। फिर उसके पास ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुका है और अब तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो कारा उसे कहती है कि जो चीज मैं झेल चुकी हूँ उनकी यादें मैं कैसे भुला सकती हूँ, वो मुझे रोज नहीं तो कभी न कभी तो जरूर तंग करेंगी। ये सुनकर ऑफिसर भी खामोश हो जाता है। फिर कारा अपनी मोम से वादा करती है कि वो खुद को इस सब से निकालेगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये सच्ची कहानी 2002 में अमेरिका में हुए एक इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि कारा नाम की एक लड़की के साथ हुआ जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और उसे 17 घंटे के लिए एक 43 साल के आदमी की तरफ से टॉर्चर किया गया। वो उसे भी मार देता जैसे उसने उससे पहले कई लड़कियों को मारा था। लेकिन कारा वहां से भाग निकली और उसने अपनी कहानी पूरी दुनिया के सामने रखी, जिस वजह से आज हम उसकी बहादुरी के बारे में जान पाए हैं। तो गाइस, आपकी उम्र जितनी भी हो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। जो एहतियात आपको बचपन से बताई गई है वो आपको हर उम्र में करनी है ताकि आप सेफ रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।